वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बड़ी ही शानदार बात बताऊं यार मैं आप लोगों को, जिंदगी में आप लोगों को जो चाहिए वही मिलेगा, बस आप लोगों को उसकी कीमत देनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसकी कीमत चुकाई है। आप लोगों ने अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के टाइम पर देखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है आज के डेट में अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसकी कीमत चुकाई है। जो जो भी उनके द्वारा स्टेप उठाए गए, जो जो भी काम उनके द्वारा किया गया उस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो एक तरीके से हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर अगर पोस्ट पर जाना है या लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आईएएस या फिर आईपीएस बन जाता है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो स्टेट पीसीएस के थ्रू अपना कोई एग्जाम निकालकर एक पोस्ट को लेता है। तो जो कोई इंसान जितनी मेहनत करता है, जितना डेडिकेशन जिस पर्टिकुलर चीज के लिए रखता है, वही उसको मिलती है। यानी कि वही फिर से मैं बोलूंगा कि हर एक चीज मिलेगी आप लोगों को इस मार्केट में, बस आप लोग के पास में हिम्मत होनी चाहिए उसका दाम चुकता करने के लिए। तो यही बात बोली गई कि जो भी आप लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, बोला गया कि ऑल ओवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। यानी कि अगर हमारे अंदर एक करेज है, अगर हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि हम लोग उनको परस्यू कर सकते हैं, तो आप लोगों को सब मिलेगा। उन्हें कहते हैं कि इस बाजार में सब कुछ मिलता है, बस मूल्य देने वाला होना चाहिए। तो इसी तरीके से इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, बस आप लोगों के अंदर करेज होना चाहिए कि क्या आप लोग उसका बेसिकली मूल्य चुका सकते हैं या फिर नहीं। अगर हाँ तो वो चीज आप लोगों को मिलेगी, और नहीं तो फिर कोई और उसको उड़ाकर ले जाएगा। डायलॉग नहीं है किसी मूवी का, यहां सब बिकता है साहिब, बस खरीदार सही होना चाहिए। शायद आई थिंक कुछ ऐसे ही डायलॉग है ना। बताइए अगर कहीं पर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसको सही कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा। दो वीडियो है शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। अगर रियलिटी में करंट अफेयर से आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की मुट्ठी में हो जाए और करंट अफेयर से आप लोग प्यार करना चाहते हैं, तो इन दोनों वीडियो से प्यार कर लीजिए। करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, और वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को लगता है यार इसकी तो पीडीएफ कम से कम होनी चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगी। टेलीग्राम से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी शानदार, काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग, काफी रस भरा ये डिस्कशन रहने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहले आइए एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो टक टकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, तभी आप लोग इस लेक्चर को और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और ये मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन दिखाने थे, पहले आंसर दिखा दिए, ठीक है। चलिए वीडियो के एंड में एक बार रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों के सामने, ये सोचिए कि आप लोगों को दिखे नहीं है, ठीक है। वो नहीं कहते कि देखिए एक इंसान को ना बिल्कुल एक को कहते हैं कि ट्रस्ट के तरीके से काम करना चाहिए। आप लोग ये देखो कि आप लोगों को जिन्हें क्वेश्चन दिखे नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने, कहने का मतलब ये कि जो भी लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू है। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेयर जिनका नाम था यहाँ पर नंदू नाटेकर, ठीक है। तो रिसेंटली इनकी अभी डेथ हुई है, तो किस पर्टिकुलर खेल से रिलेटेड थे ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है यहाँ पर दलित बंधु। तो दलित बंधु जो है वो किस राज्य से निकल कर आती है स्कीम, ये आप लोग को बताना है। एनटीपीसी के द्वारा भी बोला गया है कि इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे यहाँ पर ये, तो ये मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये हमारी कंट्री में वेस्टर्न साइड में बनेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए कहां पर होगा। आप लोगों को अगर उदाहरण दूं मैं एक तरीके से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, चलो इन तीनों में से बता दो, चलो ठीक है, इन तीनों में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से आप लोग आंसर दो। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई वो कहां पर हुई, ये आप लोग को बताना है। कौन सी कमेटी है, कमेटी के बेसिकली आप लोग यहां पर ये बताना है कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, जिनके द्वारा 2011 में एक काफी बड़ा चेंज किया गया। 2011 में यहां पर जो इनके द्वारा चेंज किया गया, रिकमेंड किया गया, बेसिकली चेंज नहीं किया गया, रिकमेंड किया गया कि अगर कोई पर्टिकुलर बैंक डूब जाता है और उस बैंक में किसी पर्टिकुलर पर्सन के जितने भी पैसे रखे हुए हैं, तो कितने पैसे रखे हुए उससे मतलब नहीं था। बेसिकली यहां पर अगर मान लीजिए उसके 10 लाख रुपए बैठे हुए हैं तो भी 1 लाख रुपए ही उसको मिलेंगे। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पैसे रखे हुए हैं तो उसको यहाँ पर डिपॉजिट जो है, अगर कर को बैंक डूब गया तो काफी कम मिलता था उसका जो इंश्योरेंस जो कवर था, उसको बढ़ाकर 5 लाख करने की बात की गई थी इस कमेटी के द्वारा। अभी इसको और बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग बताइए कौन सी कमेटी थी। हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, एक तो है पार्लियामेंट के लिए और दूसरा है स्टेट असेंबली के लिए। दोनों आर्टिकल में यहाँ पर बेसिकली मेंशन किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, और इसी के साथ में जो भी यहाँ पर राइट ऑफ प्रोसीडिंग होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर एक तरीके से पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जिस तरीके से काम करते हैं तो उनकी एक फ्रीडम वहां पर होती है। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जनता के लिए, ऐसा नहीं कि अपने लिए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये दोनों आर्टिकल के नाम आप लोग को बताने हैं, न्यूज में है, जानेंगे भी इसके बारे में। अभी एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है यहाँ पर रोसकॉस्मोस, ये किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है। इस स्पेस एजेंसी के द्वारा अभी लॉन्च किया गया यहाँ पर, इसका नाम है नोका।
तो ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यहाँ पर बेसिकली इनकी लेबोरेटरी रहेगी, जो कि यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है इनके द्वारा। बाकी बात करें जो नौका का जो मतलब होता है साइंस, तो किस पर्टिकुलर कंट्री में इसको साइंस बोला जाता है? नौका का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? रोसकोसमोस कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? जेएएक्स कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? ईएस कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? और सीएस कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? जिस तरीके से हमारी कौन सी है? आईएसआरओ यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री की स्पेस एजेंसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार पास्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाए, तो कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जगते हुए लेक्चर को देखना है, सोना नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है सोने के लिए। तो अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कीजिए, उसके बाद में सोना। यानी कहने का मतलब यह कि पूरा एंटरटेन करके, इंटरेस्ट करके जो भी आप लोग जगा सकते हैं, सारी चीजें जगा के अपने चक्षु को खोल के लेक्चर को सुनिए, तभी लेक्चर को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। देखिए मैं पूरा मजा लूंगा पढ़ाने में, अब आप लोग कितना मजा लेते हैं पढ़ने में आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में, और जो पहली न्यूज निकलकर यहाँ पर आ रही है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में भी अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है। आप लोगों को पता है अभी जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर अभी यहां पर ओलंपिक चल रहे हैं। तो ये जो ओलंपिक चल रहे हैं, नॉर्मली ओलंपिक में लड़कियां आप लोगों ने देखी होगी कि इस तरीके से अगर कोई जिम्नास्टिक है तो इस तरीके से कपड़े पहनकर वो खेलती है बेसिकली, ठीक है। आप लोग देखिए जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये बिकिनी की शेप में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहां पर इसी पैटर्न को तोड़ते हुए जो जर्मनी की जो बेसिकली जो एथलीट है उनके द्वारा बोला गया कि अगर ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कपड़े पहनने आप, अगर कोई इसमें कंफर्टेबल फील करता है तो ये वाले कपड़े भी यहां पर ये पहन सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर ये वाले कपड़े ही पहनने। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसको क्या पहनना है। तो इसके चलते यहां पर अभी काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था बेसिकली, जो भी यहां पर गेम होते थे। बोला यह गया कि जो लड़कियां हैं छोटे छोटे कपड़ों में जो उनको दिखाया जाता है, एक तरीके से स्पोर्ट के अंदर ये सेक्सुअलाइजेशन की जो बेसिकली टेंडेंसी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि पूरे कपड़े इस तरीके से पहनकर, अगर पूरी बॉडी है वो ढकी हुई होनी चाहिए, अगर कोई इस तरीके से चाहता है तो उसको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली कहने का मतलब यहां पर ये कि अब की बार जो यहां पर जो जर्मन के जो यहां पे जिम्नास्टिक थे उनके द्वारा जो टीम थी उनके द्वारा यूनिटार्ड को यूज किया गया। नॉर्मली क्या होता था वो यहां पर लियोटार्ड को यूज करते थे। तो ट्रेडिशनली जो है यहां पर लियोटार्ड यूज किया जाता था, पर लेकिन अभी यूनिटार्ड यूज किया। यानी कि यूनिटार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली ये, ठीक है, पूरी बॉडी पर कपड़ा, और लियोटार्ड यहां पर ये होता है कि इस तरीके से ये पर्टिकुलर कपड़ा पहनना है। तो इसको चेंज करके अभी यहां पर इनके द्वारा प्रोटेस्ट जारी किया गया कि आगे से ये इस तरीके से अगर कोई चाहता है तो वो इस तरीके से कपड़े बेसिकली पहन सकता है। तो यहां पर ये एक अच्छा स्टेप लगा। अगर किसी को कंफर्टेबल, देखिए अगर किसी को इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है पर लेकिन यही पहनने तो वो गलत बात है। अगर किसी को लग रहा है कि इसमें भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको अलाउ करना चाहिए इस तरीके से, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते यहां पर जो जर्मन की खासकर जो लड़के हैं वो सामने आई और उनके द्वारा यहां पर ये करेज दिखाया गया। एक तरीके से फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की गई और एनकरेज किया गया वुमेन को कि वो अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से इस तरीके से कपड़े पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको वही कपड़े पहनने हैं बेसिकली जिसमें वो कंफर्टेबल फील ना करे। और ये तो यार देखिए आप लोगों को लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर ये कुर्ता पजामा पहनना है, आप लोगों को लगता है कि धोती पहननी है, आप लोगों को लगता है लड़कियों को सूट सलवार पहनने हैं, या फिर जो भी आप लोगों को लगता है जींस पहननी है, जिसमें भी आप लोगों को लगे कि आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो पहनिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, अपनी लाइफ में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये कभी भी दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हैं, आप लोग किसी को साथ में लेकर जाते हैं और बोलते हैं यार कपड़े खरीदने आना, थोड़ी हेल्प करना। तो हालांकि आज के डेट में तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं पर फिर भी किसी न किसी से सजेशन लेते हैं। मैं आप लोगों को सजेशन देता हूं, ये मेरा पर्सनल है, हालांकि अगर आप लोगों को लगे तो मानिए, वरना तो कोई बात ही नहीं है। कभी भी कपड़े वगैरह खरीदने हैं ना, या कभी भी कोई भी चीज अपने लिए खरीदनी है, वो हमेशा आप लोगों की खुद की चॉइस की होनी चाहिए, किसी और की चॉइस की नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये कि जो भी आप लोगों को जिसकी चॉइस के आप लोग कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों को 5-10 मिनट या 5-4 घंटे आप लोगों के साथ में रह सकते हैं। बाकी के 24 घंटे आप लोगों के बॉडी पर जो कपड़ा रहेगा वो आप लोगों को देखना है, आप लोगों को फील करना है। अगर आप लोग उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो बेस्ट चॉइस है, चाहे दुनिया में किसी को अच्छा लगे चाहे अच्छा न लगे। तो इतना कम से कम करेज आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि अपनी चॉइस को अपने हिसाब से लेकर चलिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि बुरा लग रहा है, कि तुमको बुरा लग रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको अच्छा लग रहा है हम तो यही पहनेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग लक्ष्मीकांत खरीद कर लेकर आए, किसी ने बोला
कि सुभाष कश्यप पढ़ लेना भाई, लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं होगा। आप लोग बोले कि हाँ लक्ष्मीकांत से एग्जाम निकाल के दिखाएंगे हम तुमको, ठीक है, तुम पढ़ो सुभाष कश्यप। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि जो चीज आप लोग के पास में है तो उस पर गर्व फील करना स्टार्ट करो। आप लोग के अंदर आधा कॉन्फिडेंस तो यहीं से निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसी को पहनो। और इसी के चलते यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया गया वुमेन टीम का, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको सपोर्ट में मिला यहाँ पर ये। तो एक तरीके से डायरेक्ट आउटकम बोल सकते हैं यहाँ पर जर्मन टीम के द्वारा जो स्टैंड लिया गया। तो ओलंपिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से क्लैप डाउन किया गया, जो कि एक तरीके से यहाँ पर ये ओवरली सेक्सुअली जो इमेज फीमेल की, जो एथलीट की दिखाने की कोशिश की जाती थी इस तरीके से यहाँ पर, तो ये काफी गलत था। ये बोला गया कि अब ऐसे तरीके से अगर कोई चाहे, अब ये उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ना कि उसको कोई फोर्स करे, ठीक है। तो मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा ये। तो आप लोगों को क्या लगा, आप लोग इसके बारे में बताइए, यस या फिर नो लिख सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में। और यहां पर जो ये बोला है ना, जो दो शब्द यूज किए गए यहाँ पर, यूनिटार्ड और लियोटार्ड, तो इनमें आप लोग डिफरेंस जरूर याद रखेगा। कई बार छोटी मोटी चीजें ऐसी हो सकता है कि पूछी ली जाए, अगर इतना ज्यादा न्यूज में बन गई है तो देखिए रिस्क नहीं लिया करते, ठीक है। वैसे तो बोलते हैं कि रिस्क है तो इसके, पर यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अपना जो प्रिपरेशन जितना आप लोग तैयारी कर सकते हैं उतना तैयारी करके जाओ, उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रिस्क फिर एग्जाम में लेना कि यहाँ पर इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है, पता चला दो क्वेश्चन के एक क्वेश्चन में से दो ऑप्शन बताया, दो नहीं बताया, तो वहां पर रिस्क ले सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है अभी कट ऑफ के काफी दूर है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा रिस्क जो है वो देख कर लेना चाहिए, आनंद फानन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और रिस्क भी वही इंसान ले पाएगा जिसको बेसिक बैकग्राउंड की नॉलेज होगी, वरना ऐसे ही कोई रिस्क नहीं ले पाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोग तेलंगाना से निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहले तेलंगाना को मैप में एक बार निहार लेते हैं कहां पर लोकेटेड है। तो ये है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ये हो गया तेलंगाना। तो यहाँ पर ये दोनों राज्य अलग किए गए थे 2014 में। तो 2014 में एक नए राज्य का जन्म हुआ जिसको बोला गया तेलंगाना। तेलंगाना टच किस किस को करते हैं यहाँ पर, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, नॉर्मल सी बात है आंध्र प्रदेश को तो करेगी, और महाराष्ट्र, और यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा यहाँ पर उड़ीसा को तेलंगाना टच करता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसी तेलंगाना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात की गई है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दलित बंधु जो पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट की गई है किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तो केसीआर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ये बेसिकली इसके अंदर 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का ये खर्चा इसके अंदर किया जाएगा, जिसमें जो दलित कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी में उसको इंपावर किया जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली करने वाले क्या है यहाँ पर, ये करने वाले हैं कि जो भी दलित कम्युनिटी की जो फैमिली है उनको इंपावर किया जाएगा। उनको बेसिकली काम क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पर ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन बनाएंगे। अगर कोई चाहता है अपना बिजनेस स्टार्ट करना तो उसको बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा उसके अकाउंट में 10 लाख पर फैमिली। यानी कि अगर किसी परिवार को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो 10 लाख रुपए उसको यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ये बिगेस्ट कैश ट्रांसफर स्कीम आप लोगों को कंट्री के अंदर देखने को मिलेगी। तो जो मॉनेटरी असिस्टेंस यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो प्लान है क्रिएट करने के लिए फंड यहाँ पर, तो दलित सिक्योरिटी फंड जो यहाँ पर वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है तो उसको भी टैकल किया जा सके। तो देखिए अगर कोई भी आजकल में जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उसके लिए बेसिक ढांचा चाहिएगा। मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मान लीजिए कोई एक छोटा सा रूम रखना है और उसमें आप लोगों को लगता है कि 15 से 20 बच्चों को पढ़ाना है, तो आप लोगों को नॉर्मल तरीके से वहां पर उनके बैठने के लिए मेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेज टेबल, कुर्सी टेबल आप लोग बोल सकते हैं। एक बोर्ड आप लोगों को लाना पड़ेगा, कम से कम उसके अंदर फैन वगैरह आप लोगों को लाना पड़ेगा उसके अंदर। इसी के साथ में और आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा पानी के लिए भी आप लोगों को वहां पर सिस्टम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, बाकी इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही गई, इंटरनेट का कनेक्शन हो गया। अगर आप लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें आराम से अगर एक छोटा सा भी सेटअप आप लोग करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए आराम से आप लोगों को उड़ जाएंगे इस छोटे से सेटअप के अंदर ही, अगर डिजिटल बोर्ड वगैरह आप लोग लगाना चाहते हैं। तो अगर नॉर्मल बोर्ड में काम करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर कोई चाहता है कि कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये प्रण प्रतिज्ञा या फिर कोई भी आप लोग बोलिए वो लिया गया है यहाँ पर इसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम बोल सकते हैं आप लोग। अगर रिकमेंडेशन के लिए कुछ आता है, लिखने के लिए कुछ आप लोगों को चाहिए यहाँ पर, तो ये अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। इस तरह के पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है यहाँ पर ये। आइए अब थोड़ा सा इंस्पायर हो लेते हैं एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से। ये होते हैं देखिए इंस्पिरेशनल फिगर। अगर आप लोगों को लगता है यार घर में किसी ने आज तक कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं निकाली है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल सोचने का तरीका ही गलत है। क्योंकि हर एक इंसान का तरीका अलग था, पढ़ने का तरीका अलग था, आप लोगों का पढ़ने का तरीका अलग है, आप लोगों को चीजों को समझने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से कभी भी किसी को अपने साथ में कंपेयर न करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। सर वो तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम निकल जाएगा, मैं तो अभी स्टार्ट किया, मेरा कैसे निकलेगा। अरे उसका माहौल अलग है यार, क्या पता कैसी घर में सिचुएशन चल रही है, इंसान किस तरीके से अपनी चीजों को लेकर चल रहा है, क्या पता कौन सा सब्जेक्ट उसका अच्छा है, बाकी के सब्जेक्ट सॉरी
बाकी के सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं या फिर नहीं है, तो कभी भी किसी को साथ में अपने साथ में कंपेयर मत करो, अपने साथ में अपने आप को कंपेयर करो, ये बेस्ट कंपैरिजन होगा अगर ढंग से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब जी के द्वारा अभी यहाँ पर अभी दुख व्यक्त किया गया है, जो यहाँ पर नंदू नातेकर जो हमारी कंट्री के एक बैडमिंटन प्लेयर थे, 88 की एज में अभी इनका देहांत हो गया है। तो ये हमारे बीच में नहीं रहे, दुखद घटना है, पर लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसके हिसाब से हल्का सा आइडिया रखेगा। इंडियन बैडमिंटन नेशनल चैंपियन ये रह चुके हैं 1933 से 2021 में, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई। अगर बात करें इनके बारे में तो फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जिनके द्वारा इंटरनेशनल कोई टाइटल जीता गया था मलेशिया के अंदर 1956 में, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है। अगर कोई फर्स्ट इस तरीके का प्लेयर बाहर जाकर अगर जीत रहा है तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में फर्स्ट अर्जुन अवार्ड जो इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में, तो वो यहां पर इनको देखने को मिला। इसी के साथ में 100 से ज्यादा यहां पर नेशनल इंटरनेशनल टाइटल इनके द्वारा जीते गए, अपने 15 साल का जो भी इनका करियर यहां पर देखने को मिला। और इसी के साथ में वर्ल्ड नंबर 3 की पोजीशन तक पर यहां पर ये पहुंचे और इंडिया को रिप्रेजेंट किया इनके द्वारा 1965 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जमाइका के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकता है। तो 100 से ज्यादा टाइटल जीत लेना, इसका मतलब क्या हो गया कि जिंदगी में हमेशा कोमा रहे, कभी भी फुल स्टॉप नहीं रहा कि बस एक टाइटल जीत लिया, बस इसके बाद में एक सरकारी नौकरी ले ली, उसके बाद में बल्ले बल्ले। अगर ऐसी जिंदगी कोई जीना सीख रहा है तो कभी भी चैंपियन नहीं बन सकता है। चैंपियन बनने के लिए लाइफ में आप लोग कोमा लगाने पड़ेंगे, फुल स्टॉप नहीं कि बस हो गया। तो इस तरीके से हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिव जोन में रखो यार, जिंदगी मिली एक है, क्या पता अगली जन्म में क्या बनो जाकर, पर लेकिन इस जन्म में कम से कम जिंदगी को शानदार तरीके से जी कर जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एनटीपीसी को शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको फुल फॉर्म बोलेंगे। तो एनटीपीसी हमारी कंट्री में काफी बड़ी कंपनी है। अगर बात करें इसके बारे में, खासकर एनर्जी के सेक्टर में आप लोग इसका एक नामी ग्रामी कंपनी आप लोग इसको बोल सकते हैं। आखिर ये न्यूज में क्यों आ गई, तो इसकी न्यूज समझ लेते हैं। न्यूज में ये इसलिए आ गई कि इसके द्वारा प्रण लिया गया कि ये आईएएस निकाल के छोड़ेगी, यानी कि इसके द्वारा प्रण लिया गया कि ये एक सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क बना के छोड़ेगी। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ ले रखा है ना कि यूपीएससी या फिर स्टेट बीसीएस का एग्जाम क्लियर करके छोड़ेंगे, वैसा ही कुछ इनका प्रण है यहाँ पर ये। अगर बात करें, और हाँ कई सारे बच्चे यार इस तरीके कमेंट करते हैं, सर हमेशा यूपीएससी स्टेट बीसीएस बोलते रहते हो, कभी भी हमारे एग्जाम का नाम नहीं लेते हो। यार देखो, अलग अलग एग्जाम का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन एग्जाम का नाम बेसिकली इसलिए ले देता हूं क्योंकि अगर इस लेवल पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर किसी भी एग्जाम को आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप लोग अच्छे लेवल पर आकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मेरा पर्पज होता है। इसका मतलब कि सारे एग्जाम क्लियर कर लिए। उन्हें कहते हैं कि यूपीएससी जो है मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स इन इंडिया, ठीक है। तो यानी कि अगर यूपीएससी के लेवल पर कोई जाकर एक बार को तैयारी कर लेता है तो और कई सारे एग्जाम उसके निकल ही जाते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली ये चीजें देखी भी होगी, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो 100% आप लोगों को यहाँ पर सब्सिडी देखने को मिलती है। बेसिकली ये सब्सिडी है एक तरीके से एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जो है लिमिटेड, यहाँ पर ये 100% सब्सिडी है एनटीपीसी की, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी के अंडर में यहाँ पर ये आती है। इसके द्वारा भी टारगेट रखा गया कि 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना जाएगा रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जो है कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैप में आप लोग देख लीजिए। अगर गुजरात के अंदर जाएंगे यहाँ पर आप लोग को, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ के आसपास वाले रीजन में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर खावड़ा, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में इनके द्वारा यहाँ पर ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क। तो ये लार्जेस्ट सोलर पार्क जो कंट्री का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं और दूसरे राज्यों को भी इंस्पायर करेगा कि हाँ आप लोग और ज्यादा काम करो। क्योंकि देखिए हमारी अच्छी बात यह है, हमारी कंट्री के ऊपर सूरज भगवान की काफी कृपा है, यानी कि अच्छी खासी सूरज की रोशनी देखने को मिलती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर जितना ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, जिसको अक्षय ऊर्जा भी आप लोग बोलते हैं, तो जितना फोकस इसके ऊपर आप लोग करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, खासकर एनर्जी के सेक्टर में, और दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। एनटीपीसी के द्वारा एक टारगेट भी यहाँ पर रखा गया कि 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे 2032 तक का। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में बेसिकली 175 गीगावाट का टारगेट कब तक का है, यह है 2022 तक का, ठीक है। अभी एक नया टारगेट हमारी कंट्री में सेट किया गया है, वो आप लोगों को बताना है, और वो कितने कब तक का अचीव करना है तो ये भी आप लोग बताइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों से कई बार पूछ चुका हूं, पर लेकिन थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा तो उन्हें कहते हैं कि दिमाग में जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग चीजों को रिवीजन करते रहा करो, इससे चीजें जो है थोड़ी सी बेटर रहती है। अभी कुछ दिनों पहले एनटीपीसी के द्वारा एक और स्टेप उठाया गया था, वो याद रखेगा, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर पार्क जो है ये यहाँ पर कहां पर बनाया गया था, क्या आप लोगों को याद है? यहाँ पर ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर ये सिमाद्री, तो सिमाद्री थर्मल जो पावर प्लांट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर एनटीपीसी के द्वारा ही बनाया गया था। तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फर्दर अगर बात करें तो 100 मेगावाट का फ्लोटिंग यहाँ पर बनाया गया
ये कहां पर बनाया गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली तेलंगाना के अंदर में, ठीक है। तो अभी बनाया नहीं गया, मतलब एडवांस स्टेज पर चल रहा है, ये बनेगा आगे। तो फिलहाल इसके बारे में याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम पर अभी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, आगे यहां पर तेलंगाना के अंदर बनने वाला है। तो इस तरीके से पैटर्न चलते रहते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी अच्छे से हमारी कंट्री जो है वो फोकस देकर चल रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजियन नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो माइंड में ना क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए, भूलना नहीं है चीजों को, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। आप लोग सोचिए, आप लोग एक कोई मोबाइल लेकर आते हैं और वो मोबाइल जो है वो खराब हो जाता है, और आप लोग मार्केट में जाते हैं, उसको कोई कंपोनेंट ही नहीं मिलता है, फिर आप लोग को हार थक कर उसको फेंकना पड़ जाता है। क्या ये चीज सही रहेगी? अगर मार्केट में कोई भी कंपनी कोई भी मोबाइल लेकर आ रही है तो कम से कम उसका रिपेयर सेंटर वहां पर होना चाहिए, या तो रिपेयर करो यार, या फिर मोबाइल को रिटर्न कर उसको दूसरा मोबाइल दो नया लाकर, अगर वो वारंटी की कैटेगरी में आता है। पर लेकिन देखिए, वारंटी तो मान ली 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, चलिए काम खत्म हो गया, उसके बाद में रिपेयर का ऑप्शन होना चाहिए ना। पर लेकिन कई बार ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसके चलते कई बार अच्छे खासे पैसे लगाने के बाद भी इंसान जो है वो इधर उधर परेशान हुआ घूमता है। अभी यहां पर जो बात की जा रही है कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम चल रही है कि राइट टू रिपेयर लो होना चाहिए। यानी कि अगर कभी तक भी मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट निकालूं, एसएलवी के नाम का कोई मोबाइल निकाल दिया, ठीक है, एसएलवी मोबाइल कंपनी, तो एसएलवी के नाम का एक मोबाइल आ गया मार्केट में। अब ये जो मोबाइल मार्केट में आया है, ये मोबाइल आप लोगों को यूज करना है। तो ये जो मोबाइल आप लोगों को यूज करना है, तो अब यहां पर जब तक ये आप लोगों के पास रहेगा, मान लीजिए ये मोबाइल आप लोगों के पास में 60 साल की उम्र तक है, तो 60 साल की उम्र तक का रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएलवी कंपनी की होनी चाहिए कि इस मोबाइल को रिपेयर कर वो आप लोगों को देगी। यानी कि जब तक ये बेसिकली इसका कभी कोई किसी भी कंपोनेंट की अगर जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अब मार्केट में नहीं मिलेगा तो मॉडल बहुत पुराना हो गया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों मुहिम चल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है यार? इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो है वो इतना बड़ा रीजन, इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पृथ्वी पर पोल्यूशन का, जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि एक एक इंसान के पास में 2-2 मोबाइल नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर एक एक मोबाइल, अगर उसके बारे में बात करें, चार्जर भी आएगा, ईयरफोन भी आएगा, इस तरीके से सारा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सोचिए, एक घर में कितने मोबाइल हैं, इस तरीके से सोचिएगा एक शहर में कितने मोबाइल हैं, इस तरीके से सोचिएगा एक शहर के आसपास में एक राज्य में कितने मोबाइल हैं, एक कई राज्यों में कितने मोबाइल हैं, पूरे देश में कितने मोबाइल हैं। सोचिए अगर एक एक ईयरफोन भी खराब हो जाए तो अगर उसको फेंकने लगे तो पहाड़ बन जाएगा ईयरफोन का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिप्लेस करने के लिए कोशिश की जाती है कि ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए। तो उसी के ऊपर यहां पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है कि राइट टू रिपेयर जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल तो 10 साल पुराना है, अब इसको रिपेयर नहीं करेंगे। जब तक वो मोबाइल जिंदा है तब तक आप लोगों को उसको जिंदा रखना है, ठीक है। तो इसका ये वाली सर्विस के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा भी जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसके थ्रू बोला गया है कि ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यहां पर ऐसी कोई लायबिलिटी होनी चाहिए कि यहां पर जो कंपनी है वो इसको फॉलो करे। इसी के साथ में यूके के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है कि राइट टू रिपेयर यहां पर होना चाहिए। टीवी, वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी ऐसी चीजें आती है, क्योंकि जनता अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर रही है। अगर उनको मान लीजिए वारंटी नहीं है, कम से कम रिपेयर का ऑप्शन तो उनके पास में अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि नहीं अब ये रिपेयर नहीं होगा, अब इसको फेंक दो। ये गलत बात है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है जो कि काफी खतरनाक इंपैक्ट डाल रहा है ये पृथ्वी के ऊपर। इसी के साथ में देखिए बेसिकली कई सारे फंडे और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अभी आप लोगों को जैसे मान लीजिए उसके बारे में आप लोगों को उसका टूल नहीं मिल रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने की चीजें नहीं मिल रही हैं, और इसके चलते फिर आप लोग क्या करना पड़ता है, वो एक तरीके से उसकी जिंदगी खत्म हो गई, प्रोडक्ट की फेंकना पड़ता है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया या टेस्ला हो गया, ये इस चीज को अपोज कर रही है। अब अपोज क्यों कर रही है? अच्छा चलिए आप लोगों को मैं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड देता हूँ, आप लोग सोच के बताइए कि आखिर ये अपोज क्यों कर रही होगी। ऐसा करिए वीडियो आप लोग थोड़ी देर के लिए रोक के भी आंसर दे सकते हैं, आखिर ये अपोज क्या कर रही होगी, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि राइट टू रिपेयर का कॉन्सेप्ट तो यार बड़ा अच्छा है, आखिर कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनी इसको आज के दिन में अपोज क्यों कर रही है, तो देखिए उनका बेसिक फंडा ये है कि अगर हम लोग राइट टू रिपेयर देते हैं तो हर एक कंट्री की, हर एक सिटी की, हर एक कस्टमर केयर की, हर एक किसी भी मार्केट के अंदर में आप लोगों को अपने पर्टिकुलर जो एक तरीके से होने की अपने पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसके बारे में ओपन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसको ऐसे ऐसे आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड पार्टी के हाथ में चला जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं समोसे बनाने की एक पर्टिकुलर दुकान लगाता हूं और समोसे बनाने की रेसिपी मेरी ऐसी है कि किसी को एक बार वो समोसा मैं खिला दूं तो भाई साहब वो उंगली चाटता रह जाए और दूसरी बार भी समोसा खाने यहीं पर ही आएगा।
पर लेकिन अगर मैं बता दूं कि समोसे में मैं क्या क्या मिलाता हूं, भाई साहब ये मेरे इंग्रेडिएंट है, अगर मैं उसको बोर्ड पर चिपका दूं तो कल को चलकर कोई भी ऐसा समोसा बना लेगा। तो इसलिए यहां पर जो कंपनी है वो अपनी रेसिपी को बेसिकली सिक्योर रखने की कोशिश करती है, इसलिए थर्ड पार्टी तक वो चीजें नहीं पहुंचाती है। इसलिए जहां तक सर्विस हो सके खुद से ही प्रोवाइड कराती है, उसके आउट में ये अपनी चीजें ओपन नहीं करती है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके यहां पर ये खर्चा करते हैं, और इसके चलते अगर मार्केट में इस तरीके से हम लोग अपनी रेसिपी ओपन करेंगे तो कोई भी उसका फायदा उठा लेगा, तो ये चीजें सही नहीं होगी, इससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पर लेकिन दूसरी साइड भी तो है, तुम्हारा नुकसान ज्यादा बेटर है कि यहां पर जो इन्वायरमेंट का और इस पृथ्वी का नुकसान हो रहा है वो, इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालिए, या फिर अपनी खुद के कस्टमर केयर सर्विस इतनी ज्यादा प्रोवाइड करवा दीजिए कि थर्ड पार्टी तक आप लोगों को पहुंचना ही ना पड़े। तो फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन करिए, मतलब एक तरीके से मलाई तो चाटनी है तुमको, ठीक है, और दूसरे का नुकसान होता रहे, कुछ नहीं है उसका, मतलब कस्टमर का नुकसान हो जाए, इन्वायरमेंट का नुकसान हो जाए, सारी चीजें बर्बाद हो जाए, चलेगा, पर लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो जाए, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा ये बोली गई है कि अगर थर्ड पर्सन को यहां पर ये इस तरीके से अपनी चीजें जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहां पर सिस्टम की सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, या फिर इस तरीके का जो प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं उस तरीके का यहां पर रिपेयर न हो, तो हमारी इमेज खराब होगी। तो उसके लिए आप लोग देखिए ना, आप लोगों को अपनी इमेज कैसे बनानी है। आपकी इमेज के चक्कर में हम लोग पृथ्वी तो खराब नहीं कर सकते, अपनी प्यारी सी धरती मां की इमेज तो खराब नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों को देखना है, ना कि हमको देखना है। बाकी अगर बात करें 1950 से जब यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई थी कि हाँ भाई साहब कंप्यूटर जैसी कोई चीज आ रही है, इस तरीके से चीजें चल रही है मार्केट में, तो उसी टाइम से यहां पर ऐसा भी मुहिम चल गई थी कि इनको टैकल कर रहे हैं। उस टाइम पर भी होगा कोई इलोन मस्क टाइप का आदमी जो फ्यूचर के बारे में सोचता है। आज के में तो लोग ये है कि एक दिन बीत जाए, दूसरे दिन का पता नहीं है, बस एक दिन के बारे में सोचना है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ऐसी जिंदगी से बाहर निकलकर ही जो पृथ्वी है उसको सेव कर पाएंगे, जैसा माहौल प्रेजेंट टाइम पर बना हुआ है, ठीक है। ये थी बेसिकली न्यूज। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि राइट टू रिपेयर चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो आरटीआर, ठीक है, राइट टू रिपेयर चाहिए, यस या फिर नो? तो बताइए आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये बेसिकली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बात की जा रही है IFSCA, तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो यहां पर इसके द्वारा अभी यहां पर सेटिंग अप किया जा रहा है बेसिकली ऑपरेशनल इंटरनेशनल ट्रेड जो फाइनेंस सर्विस है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है यहां पर। ये तो ये जो सारी चीज सेटअप की जा रही है, तो एक एक्ट है 2019 का, उसके हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। फिर आप लोग बोल सकते हैं कि रेगुलेट किया जा रहा है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में यहाँ पर ये बेसिकली डेवलप और रेगुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो फ्रेमवर्क है वो इनेबल करेगा कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है चीजों का, ठीक है, उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। ट्रेड फैसिलिटेशन का फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो आसानी से यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एबिलिटी रहेगी कन्वर्ट करने के लिए या फिर रिकन्वर्ट करने के लिए जो भी लिक्विडिटी है, मान लीजिए आप लोगों के पास में डॉलर है रुपये में कन्वर्ट करना है, रुपये है डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो इंटरनेशनल लेवल की सर्विस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज है, प्यारी सी, छोटा सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये न्यूज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे फिर भी ये आप लोगों को यहाँ पर भी बता देता हूं। वैसे हिंदू में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हल्का सा रिवीजन हो जाया करेगा, यहाँ भी बता दिया करो। मैंने कहा ठीक है यार, चलो यहाँ भी बता देते हैं। तो मैंने बोला था ना बीबी की वाइन, तो उसी के नाम से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो विश्वराज जो बोम्मई, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं बीबी के नाम से। अभी 23rd ये चीफ मिनिस्टर बन गए, किसके? 23rd चीफ मिनिस्टर बन गए कर्नाटक के, ठीक है। तो जुलाई 28 को इनके द्वारा ओथ ली गई है और BS येदियुरप्पा को यहाँ पर ये सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एज जो है ज्यादा हो गई थी। और नॉर्मली बीजेपी के अंदर फंडा है यहाँ पर कि 75 साल से ज्यादा का कोई भी पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो लिंगायत कम्युनिटी से यहाँ पर बिलोंग करते थे और यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर इसी कम्युनिटी से आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ज्यादा नहीं है, बस इतना सा याद रखिए, कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बन गए, इसके अलावा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है। बाकी कर्नाटक से आप लोग आते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा फोकस दे लेना भाई साहब इसके ऊपर। ऐसे फोकस देने वाली कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर में इतनी बार आ जाएंगे कि आप लोग रट जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में न्यूज के बारे में। और यहाँ पर पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या चल रहा है, तो आइए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, एक सरसरी नजर डालते हैं, ठीक है। वर्ड सुना है आप लोगों ने? कई बार ऐसे वर्ड है कि एक लड़का बोले सर सारी न्यूज़पेपर सरसरी सी नजर डाल दिया करो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है भाई साहब, बिल्कुल डाला करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो जिसको SCO आप लोग बोलते हैं, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, इनके द्वारा बेसिकली पार्टिसिपेट किया गया। और ये कहां पर हुई? ये तजाकिस्तान में देखने को मिली।
तो आइए 5 मिनट लगेगी आप लोगों को तजाकिस्तान घुमा लाता हूँ बिना पासपोर्ट के और बिना किसी वीजा वगैरह के। तजाकिस्तान में घूम के आते हैं ये जरा सी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हो गए यहाँ पर कई सारे तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। यहाँ अच्छा उज्बेकिस्तान ही हो गया, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो कितने सारे तान हो गए, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, तजाकिस्तान 3, इसके साथ में किर्गिस्तान 4, उज्बेकिस्तान 5, फिर से 1 मिनट मैं कंफ्यूज हो रहा कजाकिस्तान 1, ठीक है, उज्बेकिस्तान 2, तुर्कमेनिस्तान 3, अफगानिस्तान 4, पाकिस्तान 5, तजाकिस्तान हो गया 6 और किर्गिस्तान हो गया 7। तो टोटल मिलाकर 7 तान हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। और इधर हो गए अजरबैजान, ठीक है। तो भाईजान के साथ में 5, 6, 7 तान हो गए। मतलब मोटा मोटा याद रख सकते हैं। अगर इन तान के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो हल्का सा तनातनी आप लोगों के दिमाग में न हो, तो ये सारे तान याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये तजाकिस्तान में और यहाँ पर दुशानबे के अंदर देखने को मिली, जो कि इसकी कैपिटल है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली, इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीओ बोलते हैं। तो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। इसका बेसिक पर्पज क्या बोला गया कि देखिए यार, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आसपास वाले रीजन में कि सिक्योर और पीसफुल रीजन रहना चाहिए। तो इसके ऊपर काम करने की बात की गई है। तो हाईलाइट क्या थी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि टेररिज्म को कैसे रोकना है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर बात आती है कैसे सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है। यानी कि देखिए, एक साइड में इंडिया हो गया, इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, पाकिस्तान हर जगह यहाँ पर आज के दिन में पोल्यूशन फैला रहा है। पोल्यूशन मतलब टेररिज्म का पोल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को पता है तालिबान के अंदर चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो अब मुद्दा ये बनता है कि कैसे यहाँ पर नॉर्मल लेना है। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। तो इंडिया बोलता है पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि मैं तो अब सुधर गया हूं, मैं ऐसी हरकतें नहीं कर रहा हूं। तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कई सारी कंट्री यहाँ पर साथ में आती हैं और ये कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल रखा जाए ताकि चीजें जो है वो नॉर्मल चलती रहे। तो यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल मिलाकर 8 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। बाकी जो ऑब्जर्वर मेंबर है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑब्जर्वर हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर इसके मेंबर बन जाए। उसमें एक तो इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है, आप लोगों को बताइए। और दूसरा है ईरान। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका मेंबर बन जाए। बाकी अगर दूसरी साइड में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को बेलारूस देखने को मिलेगा और इसी के साथ में मंगोलिया। तो पहले अभी यहाँ पर अगर जल्दी कोई बनेगा तो होगा अफगानिस्तान और ईरान। ये 2 मेंबर यहाँ पर जल्दी आप लोग इसका पार्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रीजन आप लोगों को पता ही है कि एक साइड में रसिया की साइड में ये बेसिकली और चाइना के साथ में मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूएसए की साइड से तो रस्साकसी चल रही है, वहां से कोई ज्यादा फायदे देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हर एक इंसान जो है फिर ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की काफी इंपॉर्टेंट है। यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया के चलते बात करें तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग को इंडिया देखने को मिलेगा। नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी चैलेंज है, जैसे कि पेंडेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, वाटर स्कार्सिटी हो गया, ठीक है, फिर कोई दूसरी इसी तरीके से जो चीजें हो गई यहाँ पर, तो ये एक तरीके से नॉन ट्रेडिशनल है। पर लेकिन अगर बात करें जैसे कि टेररिज्म वगैरह हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से बात करें, साइबर सिक्योरिटी हो गई, तो ये खतरनाक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोविड-19 में भी यहाँ पर देखते हैं तो इनके साथ में भी काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। कोविड-19 में मिलकर कैसे सारे निकल सकते हैं साथ में, कैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी लाई जा सकती है ताकि दवाई सब तक पहुंचाई जा सके। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो सबको दवाइयां प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी सब मिलकर काम कर सके। इंडिया का जो इनिशिएटिव है यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है कि कल को कहीं पर कोई डिजास्टर आता है तो उसमें मिलकर हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कैपेबिलिटीज। तो उसके चलते ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं कहीं पर कोई महामारी डिजास्टर कोई आता है तो इंडिया हमेशा इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। इसे कई बार यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बेसिकली नेटो बोला जाता है, एशिया का। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नेटो है वो एक तरीका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को नेटो बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया जो है इसका इंडिया जो है इसका याद रखेगा, पहले ऑब्जर्वर बना था 2015 में, और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये इसका मेंबर बना था 2017 में। जब 2017 में इंडिया मेंबर बना उस टाइम पर पाकिस्तानी मेंबर बना, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये बेसिकली इसके मेंबर बने दोनों बाद में चलकर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देकर अगर पूछ लेगी स्टार्टिंग से इसके मेंबर है तो वो आप लोग को बेसिकली एक तरीके से ये होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंट के बारे में बात करें तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक शब्द आप लोग याद रखिएगा, इसको बोला जाता है SECURE, ठीक है। तो इस शब्द के ऊपर काफी ज्यादा खेला जाता है इनके द्वारा। एस का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सी का मतलब है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, यूनाइट करने की कोशिश करेंगे लोगों के एक साथ में, रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये इनके मुद्दे होते हैं बेसिकली, यानी कि सिक्योर जो है इसके ऊपर ये काम करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर ये काम करेंगे ताकि आने वाले टाइम में और स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंट जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बनाई जा सके। इसी में एक क्वेश्चन आप लोगों से जो पहले पूछे जा चुके हैं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख रहे होंगे, तो ये है बेसिकली RATS। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। तो अगर पूछे आप लोगों से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, तो कान बंद कर आंख बंद कर कुछ भी बंद कर लीजिएगा, बोलिएगा कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि इसलिए क्यों बोला कान बंद करना, आंख बंद करना, नाक बंद करना, क्योंकि रैट लिखा हो ना तो चूहा घुस जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इस तरीके से याद रख लेना इसको कि SOC, तो यहां पर इसमें एक तरीके से रैट यहां पर ये काम करेगा। एक तरीके से कहने का मतलब ये कि ये छोटी छोटी सी ऐसी कोई ट्रिक आप लोग बना लीजिए, जैसे इन्होंने सिक्योर लिख दिया, ठीक है। अब सारे जो भी फंडे हैं वो इसी के अंदर कवर हो गए। कच्चा भैया सिटीजन को कनेक्ट करना है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करनी है, तो इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और बाकी चाइना है और पाकिस्तान है, तो फिर तो लंगोटे यार हो गए, तो फिर और अच्छे वो नहीं, दो लंगोटे यार मिलकर बैठेंगे तो बनेगा रंग, तो वो रंग तो फिर देखने को मिलेगा। तो कुछ बातें इसके बारे में जिसके बारे में आप लोगों को यार थोड़ा सा आइडिया कम से कम रखना है, ठीक है। बाकी एक मोटा मोटा आइडिया मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो रीजनल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो चाइना और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ में है और दोनों हमारे जानी दुश्मन है, ठीक है, जो कि हमारा पुराना प्यार है। उन्हें कहते हैं कि पहला पहला प्यार, तो पाकिस्तान और चाइना हमारा पहला पहला प्यार है, खासकर पाकिस्तान पहला है, चाइना बाद में बना। तो दोनों के साथ मिलकर हम लोग और लव स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, तो इंडिया भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल को चलकर कहीं ना कहीं इन कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे रहते हैं तो व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, बाकी देखने वाली बात है कि कितना अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में पूरा फंडा, तो कोई कंफ्यूजियाना नहीं है, तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है DICGC, इसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मैंने एक बैंक बनाया जिसका नाम था बैंक बी, ठीक है। ये जो बैंक बी था, इस बैंक के अंदर मैंने सबसे पैसे लिए, ठीक है। तो सबने पैसे दिए, इसके बाद में क्या हुआ, मैंने वो पैसे दे दिए किसी पर्टिकुलर कंपनी को। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी बांध बनाती है, ठीक है। तो बांध बनाती है वो कंपनी, उसमें पैसे लगा दिए सारे लेकर, क्योंकि आप लोगों को जो मुझे रिटर्न देना था वो देना था 4%, और मुझे ये कंपनी को दिया मैंने बेसिकली 8% पर, ठीक है। तो यानी कि 4% का प्रॉफिट होगा, उसमें अपना जो खर्चा चलेगा, जो भी बैंक में एम्प्लॉय है उनका खर्चा, कोई प्रिंटिंग मशीन या फिर जो भी चीजें हैं, बिजली का बिल और सब चीजें, तो खर्चा निकलेगा। तो बैंक नॉर्मली ऐसे ही काम करता है ना। अब मान लीजिए कल को चलकर क्या हुआ, ये जो बैंक है ये बैंक डूब गया। डूबेगा कैसे, अब भाई साहब आप लोगों का सारा पैसा ले रखा था, वो सारा पैसा यहाँ पर दे रखा था, और ये जो बांध बन रहा था पता चला बांध बह गया पानी के अंदर, ठीक है। तो उन्हें कहते गई भैंस पानी में, तो पूरा बांध जो है वो पानी में चला गया। अब बांध चला गया पानी में, कंपनी ने हाथ उठा लिया कि भाई साहब मेरे पास नहीं एक भी टिकट नहीं, अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं हो चुका हूं दिवालिया। अब मैं ये तो दिवालिया हो गया, तो भाई साहब इसके दिवालिया के चक्कर में मेरा दिवालिया निकल गया, क्योंकि बैंक ने सारा पैसा यहां पर लगा रखा था। अब बैंक बोलेगा कस्टमर को कि भाई साहब दिवालिया निकल चुके हैं, कोई पैसा नहीं है, कोनो पैसा नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे कस्टमर बोलेंगे यार मैंने तो 10 लाख रुपए रखे थे, कोई बोलेगा 5 लाख रखे थे, कोई बोलेगा 8 लाख रखे। तो यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि उस टाइम पर ये माना जाता था कि कितने भी पैसे क्यों ना रख रखो, बैंक डूब गया, अपने हाथ में तो है नहीं, तो 1 लाख रुपए देकर टरका दिया जाता था लोगों को। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है, उसके द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी लाया गया 2021 का। उसमें अभी कई सारे बैंक फेल हो गए। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन की बात की जाए, यस बैंक की बात की जाए, लक्ष्मी विलास बैंक की बात की जाए, तो कस्टमर तो झेलेंगे नहीं यार इसको, तो ये तो गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा या फिर कोई और झेले आकर, पर कस्टमर को झेले इसको। तो बोला यह गया कि फिर से इसके ऊपर डिबेट उड़ गया कि यार जो डिपॉजिट अपना बैंक में रखते हैं वो पहले वाले पैटर्न में आ जाएंगे, इससे अच्छा तो अपने तकिया और अपने गद्दों के नीचे ही था पैसा। हम बैंक में मेहनत की कमाई बैंक में जाकर रख रहे हैं और बैंक तो गुल्लक की तरीके से फूट जा रहा है, पैसा गायब हो गया, हम कहां जाए अब। तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो बोला गया कि ये जो बिल है ये बोल रहा है कि 98.3 जो भी डिपॉजिटर हैं उनको सबको, यानी कि 100% तो बोला नहीं गया यहां पर भी, 98.3% कस्टमर को कवर करने की बात की जा रही है, जो कि बड़ी बात है। ग्लोबल लेवल पर बेसिकली 80% रहते हैं, यहां पर इनके द्वारा बेसिकली 98.3% बोल दिया। और बोला गया कि 50% तक का यहां पर जो डिपॉजिटर की जो वैल्यू है वो यहां पर उनको बेसिकली
उसको कवर किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए रख रखे हैं तो लगभग 5 लाख तक का आप लोगों को रिटर्न यहां से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे डूब जाएंगे अगर कल को बैंक डूबता है। नॉर्मली ग्लोबल लेवल पर 20 से 30% ही रिटर्न मिलता है अगर कोई बैंक बर्बाद हो जाता है। तो इसके चलते लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि लोग ये कहेंगे यार पता चला मेहनत की कमाई रखी और बैंक डूब गया। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर माइंड से काम कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी ओनली एक बैंक में अपना अकाउंट मत रखिए, कोशिश करो कि 2 बैंक में मिनिमम अकाउंट रखो, 3 में हो जाए तो और अच्छा है। इससे क्या रहेगा, कल को चल के अगर एक बैंक डूब भी जाता है तो आप लोगों की जिंदगी चलती रहेगी। ये नहीं रहेगा कि वो तरीके यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, अलग अलग बैंक में अपने अकाउंट खुलवा लीजिए और सब में आप लोग करिए कि लगभग इक्वल पैसा रख दीजिए और जो लगता है अच्छा बैंक है, जो नहीं डूबेगा, अगर वो बैंक डूब गया तो देश डूब जाएगा, ऐसे बैंक में सबसे ज्यादा पैसा रख दीजिए। इसे ऐसे बैंक के उदाहरण 3 है आज के में जो सबसे बेस्ट बोल सकते हैं। एक तो एसबीआई, दूसरा है आईसीआईसी, ठीक है, और तीसरा हो गया एचडीएफसी। तो ये 3 बैंक तो ऐसे हैं जो कि आज के में काफी बड़े हैं। अगर ये 3 बैंक डूब जाते हैं तो ये समझिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई। और जब देश ही डूब गया तो फिर आप लोग बचकर क्या करोगे, देश के साथ में फिर डूब जाओ, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग बच गए और देश डूब गया, वो वाला फंडा नहीं होना चाहिए। हम डूब जाए भले ही एक बार को, देश बचना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बैंक डूब गया तो यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ बैंक इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, चाहे वो रीजनल हो, रूरल हो या कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, तो सारे बैंक इसके अंदर यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो बोला ये जा रहा था पहले यहाँ पर कि देखिए जो फंड था पहले यहाँ पर अब तक बात करें तो 5 लाख तक का यहाँ पर अगर बात करें किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर रिटर्न यहाँ पर करना है तो उसको 95 बेसिकली डेज लगेंगे उसका रिटर्न करने में। तो इसके चलते 45 दिन तो यहाँ पर कौन लेगा, ये लेगा यहाँ पर DICGC। DICGC क्या है यहाँ पर, ये DICGC ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली देखेगा क्या क्या चीजें है, क्या क्या अकाउंट है, उसको सारों को एक तरीके से जब यहाँ पर मॉनिटोरियम के अंदर आएगा ना, आरबीआई के अंदर यहाँ डूब रहा है तो अब चीजें देखनी पड़ेगी। तो 45 दिन का फिर आगे टाइम लेगा यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से रिव्यू करने के लिए, कैसे रीपे करना है वो। तो टोटल मिलाकर 90 डेज तक यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर पहले जो 20% तक जो तो था वो तो इमीडिएटली मिल जाएगा, बाकी का मैक्सिमम जो 50% है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कहने का मतलब ये कि बेसिकली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा जो है वो सुरक्षित हाथों में है, पैसा रिटर्न मिल जाएगा, कोई लेकर नहीं भागेगा, ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ले रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो हमारी कंट्री में बेसिकली जो बनाया गया था ये 1978 में बनाया गया था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर जो ये एजेंसी है ये जो 1978 में बनाई गई थी, इसका बेसिक पर्पज ये था कि हमारी कंट्री में अगर कोई बैंक डूबता है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर इंश्योरेंस बोला गया। कल को चलकर अगर खेती जो है वो बर्बाद होगी तो कौन इसके बारे में बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी है ना। और ये नहीं देखेगा तो कौन देखेगा, माइकल जैक्सन देखेगा। माइकल जैक्सन नहीं है, माइकल पात्रा। ठीक है तो जो चेयरपर्सन है वो देखेंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि लोगों के पैसे मिल जाने चाहिए। अगर बात करें हमारी कंट्री में बेसिकली एक कमेटी आई थी जिसका नाम था यहाँ पर दामोदरन कमेटी। तो दामोदरन कमेटी जो थी उसने 2011 में एक रिकमेंडेशन दी गई कि पहले 1 लाख रुपया मिलता था चाहे कितना पैसा आप लोगों ने बैंक में क्यों ना रखो। उन्होंने बोला यार 1 लाख बहुत कम है, अब तो बहुत सारे लोगों की इनकम भी बढ़ गई है और चीजें जो है वो काफी लार्ज स्केल बढ़ रही है, इंडिविजुअल बैंक के अंदर डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, तो इस 1 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख आप लोग कर दो। तो इसको फिर बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दिया। तो आज की डेट में यहाँ पर ये 5 लाख देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर जो नया ये अभी एक्ट लाया जा रहा है इसके चलते बोला जा रहा है कि 50% तक का इसको इंप्रूव कर देते हैं। यानी कि अगर किसी ने जो पैसा रख रखा है तो उसको बढ़ाकर 50% बोल देते हैं कि रिटर्न मिलेगा, कल को बैंक डूब जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 लाख मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का 20 लाख रखा हुआ है तो उसको 10 लाख मिल जाएगा 50%। ठीक है, तो ये यहां पर किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर में। ठीक है, वरना लोग क्या कहेंगे, पता चला यार बैंक डूब गया और आप लोगों ने हाथ उठा दिया ऊपर, हमारे पैसे का क्या होगा, तो हम तो डूब गए, हमारी तो गई भैंस पानी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के चलते काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है यहाँ पर ये इज्जतदार लोगों की बेइज्जती करने वाली चीजें जो है उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है कुछ इसी चीजों के ऊपर। आप लोग आज के दिन में देखते हैं कि हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं अपनी संसद के अंदर में, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए जो हमारे जो बेसिकली विधायक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं असेंबली के अंदर में। ठीक है, तो ये बेसिकली वहां पर जाकर कई बार जनता के हक का काम न कर अपने ही हकों को साधने लग जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर वेंडलिज्म के बारे में। वेंडलिज्म होता है एक तरीके से बर्बरता, यानी कि उल्टे सीधे व्यवहार करना, या फिर आप लोग बोले डिस्ट्रक्शन यानी कि चीजों का विनाश करना।
तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिजेक्ट कर दिया गया केरला की गवर्नमेंट की प्ली, जिनके द्वारा उनके द्वारा बोला गया था कि क्रिमिनल चार्ज विड्रॉ कर लेना चाहिए जो एमएलए के ऊपर लगाए गए थे। बेसिकली ये चार्ज आज के नहीं है, ये पुराने हैं। उन्हें कहते हैं कि पुराने कुकर्म अगर करे इंसान तो फिर उसका फल एक तरीके से फल नहीं, मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इनके द्वारा पुराने टाइम पर कुछ कुकर्म किए गए थे 2015 में, जिसके चलते असेंबली के अंदर उल्टी सीधी हरकतें की गई थी। पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ये उसके से छूट मांगना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का पार्ट बन चुके हैं। तो इसी के चलते गवर्नमेंट यहां पर सपोर्ट लगा रही है कि यहां पर इनके खिलाफ जो चार्जशीट थी उसको खारिज किया जाए। आर्गुमेंट ये है केरला की गवर्नमेंट का कि क्लेम ये किया जा रहा है, देखिए यहां पर पढ़े लिखे लोगों की बदतमीजी आप लोग बोल सकते हैं, केरला में बोलते हैं नहीं काफी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, पर लेकिन जहां पर अगर बात करें, जब बात करें नेताओं की तो वहां पर फिर सारी चीजें साइड में होने लगती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई बार बोलते हैं कि पढ़ा लिखा बेवकूफ, तो वो वाली चीजें कई बार आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही हमेशा सही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में एक साइड में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ाया जाता है और एक साइड में अकबर को पढ़ाया जाता है। अकबर बिना पढ़ा लिखा भी होकर शानदार परफॉर्मेंस देके गया, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा होकर भी कुछ नहीं करके गया। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि एक कॉमन सेंस नाम की भी चीज होनी चाहिए ना, पढ़े लिखे से ओनली काम नहीं चलेगा। तो पढ़ा लिखा हो और कॉमन सेंस भी हो तो वो है मजा फिर। ठीक है, तो फिर बन जाता है इंसान, क्या बन जाता है, केजरीवाल। केजरीवाल मतलब एक तरीके से देखो कि शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके सीधा चीफ मिनिस्टर बन गया। तो इसको समझदारी तो आप लोग बोलिएगा ना, तो ये कॉमन सेंस है बेसिकली। तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से कॉमन सेंस इंसान को यूज करनी चाहिए। और अन्ना हजारे जी जो हैं उनका पता नहीं आज के डेट में कहां पर है। चलिए जो भी है जोक था, सीरियस मत लिया करो, कई सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, ये बस आप लोगों का मन जो है वो थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए रहता है कि ताकि आप लोगों का मन लगा रहे, वरना कई सारे जो है वो बोलने लगते हैं कि सर कितना पढ़ा देते हो। एक बच्चा बोला सर एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए ना। हाँ, एक दिन खाना मत खाओ, एक दिन फास्ट रखो ना। अगर एक दिन फास्ट रखोगे तो मैं एक दिन छुट्टी क्या करूंगा फिर। ठीक है। केरला गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली बोला गया है कि देखिए यार पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो हमको पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट एक तरीके से जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रिविलेज है ना कि अगर आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट बन जाते हो तो इम्यूनिटी रहती है, यानी कि आप लोग वहां पर एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हो, तो आप लोगों के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। तो ये बातें रहती है। और अगर कुछ ऐसा होना भी है तो यहाँ पर एक तरीके से स्पीकर जो है तो नेसेसरी है कि उससे पहले यहाँ पर परमिशन ली जाएगी, तब जाकर कोई चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखेगा, अगर पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि हमारे पार्लियामेंट के नेता सांसद साहब कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यानी कि उनको हक दे रखे हैं यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने का आर्टिकल 105 ने और आर्टिकल 194 ने दे रखा है असेंबली के अंदर। उल्टी सीधी हरकतें नहीं मतलब अच्छी हरकतें करने का दे रखा है वैसे पासपोर्ट पर, लेकिन ये क्या करते हैं उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कई बार अपना फायदा साधने के लिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक मिला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक मिला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट प्रोसीडिंग, तो इसका हक मिला हुआ है यहाँ पर ये इन आर्टिकल के अंदर। तो दोनों आर्टिकल के अंदर ये पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर ये दोनों हक मिले हुए हैं। आर्टिकल 105 के लिए पार्लियामेंट, आर्टिकल 194 के लिए असेंबली के अंदर। तो ये सही है कि यहाँ पर ये चीजें मिली हुई हैं, पर लेकिन इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना। तो अभी यहाँ पर जो रूलिंग केरला की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में कि विड्रॉ कर ले जाए क्रिमिनल का चार्ज यहाँ पर जो लीडर के खिलाफ लगा हुआ था, जिनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था पब्लिक प्रॉपर्टी और डिसरप्ट किया गया था बजट स्पीच को यहाँ पर उस टाइम पर असेंबली के अंदर में 2015 के अंदर में। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी यहाँ पर इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ये मुकदमे हट जाए। तो जजमेंट जो है बेसिकली पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज आप लोगों को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं भी कुछ भी हरकतें करते रहेंगे, आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ये इम्यूनिटी मिली रहेगी। ठीक है, इसी के साथ में जो अगर आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं वैंडलिज्म के बारे में बात की, कुछ बर्बरतापूर्ण आप लोग करते हैं, तो ये कोई इसेंशियल तो लेजिस्लेशन का पार्ट तो है नहीं कि आप लोग वहां पर उठाकर चीजें फाड़कर फेंक रहे हैं, वो सारी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बात करें तो असेंबली का जो फ्लोर है वो वहां पर डांस करने के लिए नहीं है, तो राइट टू प्रोटेस्ट आप लोग वहां पर दिखा रहे हैं अपोजिशन लीडर के नाम पर, वो समझ में आता है। पर लेकिन उल्टी सीधी हरकतें करना वो कितने हद तक सही है, यानी कि दायरे में रहकर काम करने हैं। आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि थोड़ी सी देख लो कि दुनिया आप लोगों को देख रही है, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, एक ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट भी काफी लार्ज स्केल पर वायरल हुआ था। वो कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन बिहेवियर दिखाओ, तो सब एक दूसरे के बाल फाड़ने लगते हैं, कुर्सियां फेंकने लगते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पैरामीटर क्या होनी चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट का पैरामीटर होना चाहिए। तो वो ड्यूटी है, लोगों ने आप लोगों को चुनकर भेजा है, तो वो वाले काम करो, ना कि उल्टी सीधी हरकतें करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें बोलते हुए यहाँ पर ये बोला कि नहीं भाई साहब, हम लोग जो है वो आप लोगों को ये हक नहीं देंगे कि आप लोग फिर से जाकर कोई ऐसी हरकतें करो यहाँ पर। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये आर्टिकल बन गया है। यानी कि बेसिकली अगर बात करें तो इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है
तो उनके लिए भी यहाँ पर काफी सारी एक प्रिविलेज उनको मिले हुए हैं कि वो यहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं अपना पार्लियामेंट असेंबली के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में फ्रीडम रहती है फ्रॉम अरेस्ट, यानी कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में जो एडजर्न हो जाता है यहाँ पर बेसिकली हाउस, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग को इंडिविजुअल पर्सन के देखने को मिलेंगे। कलेक्टिव भी कुछ ऐसे ही रहते हैं कि एक तरीके से अगर बात करें तो एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से यहाँ पर कि पब्लिश कर सकते हैं कोई डिबेट प्रोसीडिंग, तो उसके चलते बातें की जाती है कि राइट टू पनिश जो है वो भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि यहाँ पर कई सारे फायदे मिले हुए हैं एक तरीके से, अगर आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं तो उसके चलते ये उन फायदों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला गया। पर्सनली मुझे अच्छा लगा जजमेंट, बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि हाँ इस तरीके की चीजें कम से कम होनी चाहिए, ओके। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली ये बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, और यहाँ पर बात की जा रही है नौका मॉड्यूल ऑफ रसिया। तो रसिया की जो स्पेस एजेंसी उसको बोलते हैं रोसकोसमोस। तो रोसकोसमोस के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचने की बात की जा रही है, और वहां पर नौका, तो ये बेसिकली इनके द्वारा एक बिगेस्ट स्पेस लेबोरेटरी जिसका नाम रोका रखा गया है, ये इनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर रिसर्च स्टडी की जाती है ताकि आगे चलकर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने तो उसके ऊपर ढंग से काम किया जा सके। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली है क्या, ये एक तरीका एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और सब अपना अपना सिस्टम क्रिएट करके वहां पर रहते हैं। कई सारी स्पेस एजेंसी है, जैसे रोसकोसमोस हो गई रसिया की, JAXA ये किसकी हो गई, ये हो गई जापान की, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई यूरोप की, CSA कनाडा स्पेस एजेंसी होगी कनाडा की, इसी के साथ में नासा के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये होगी USA की, ठीक है। तो ये सारी स्पेस एजेंसी ने मिलकर, जो कि 5 थे यहाँ पर ये, तो इनके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया, ठीक है। तो उसी को फॉलो किया जाता है, उसी के बेसिकली एंजॉय करते हैं आज के दिन में। बनाया गया था 1998 में, पर लेकिन अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि लगभग 2030 तक हो सकता है कि ये चले, उसके बाद में इसकी उम्र हो रही है, तो देखते हैं कि ये कब तक सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए चाइना ने अपना अलग बना लिया, रसिया बनाने पर तुला हुआ है, इंडिया भी बोल रहा है कि लगभग 2030 तक हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसके चलते काफी ज्यादा प्रोसीजर ऐसे चल रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बेसिकली ये जो इंजन यहाँ पर पहुंच रहा है इनका, ये बेसिकली सिस्टम जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, पहले तो आप लोग यहीं पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो इनका द्वारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया जा रहा है, तो ये बेसिकली नासा और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन में चीजें चल रही हैं, और यहाँ पर ये मिशन जो है ये क्रू 2, तो इसका पार्ट है यहाँ पर ये। तो रसिया की साइंस भाषा में जो बेसिकली नौका है, इसको बेसिकली साइंस बोला जाता है। तो रसिया का काफी एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, तो काफी लार्ज स्केल पर ये यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर देखने को मिलेंगे, रोबोट देखने को मिलेंगे, क्रेन टॉयलेट, यानी कि रसिया के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो वहां पर आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, उसके लिए यहाँ पर ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये जो यहाँ पर ये लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ पर ये है प्रोटॉन रॉकेट, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर ये बेसिकली जो कि रसिया का एक पावरफुल आप लोग कैटेगरी का यहाँ पर बोल सकते हैं, 8 दिन लगभग लग जाएंगे उस पीरियड में। यहाँ पर जो इंजीनियर या फिर जो भी यहाँ पर जो फ्लाइट के जो कलेक्टर वो सारे टेस्ट करेंगे चीजों को ढंग से अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पर PIRS, तो यहाँ पर ये पेस करके पर्टिकुलर सिस्टम था यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम जो होगा। ये सिस्टम 2001 में इनके द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पर काफी पुराना हो गया है। अब ये नहीं कि एक तरीके से काफी दिनों से अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाया जाए, तो उसी के चलते जो पेड़ सिस्टम है यहाँ पर ये इसको रिप्लेस कर यहाँ पर ये अभी नया सिस्टम लाया जा रहा है। तो सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो भी यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको एक्स्ट्रा बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह मिल जाएगी, ठीक है। और अच्छे लेवल पर यहाँ पर जो भी अगर कुछ काम और करना है यहाँ पर, उसके लिए भी फ्यूचर ऑपरेशन के लिए फैसिलिटी एडवांस देखने को मिलेगी। तो मोर देन 20 ईयर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, अब जो पीपल है उनको आगे ले जाकर जो माइक्रोग्रेविटी कंडीशन के अपोजिट में जाकर एक्सपेरिमेंट करने की जगह मिलती है, तो उसको और फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने टकटकी लगाकर देखा होगा और एंजॉय किया होगा लेक्चर को। देख लेते हैं क्या क्या एक बार डिस्कस कर लिया, ताकि आप लोगों के चक्षु खुले रहे कि हाँ ये चीजें डिस्कस हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यही देखा कि क्या क्या चाहिए आप लोग यार जिंदगी में अच्छे से अचीव करने के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो प्लेयर हैं वो किस तरीके से हमारी कंट्री में ओलंपिक में, ठीक है, वो समझा सारा क्या क्या चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जाना हम लोगों ने दलित बंधु स्कीम के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, NTPC के प्रोग्राम और ये मैप वगैरह देखा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट टू रिपेयर वाला फंडा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज देखी, यहाँ पर हम लोगों ने IFSCA के बारे में हम लोगों ने जाना, कौन चीफ मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ पर अभी कर्नाटक का, वो हम लोगों ने समझा।
संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारी चीजें डिटेल में जानी, तो याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आना नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट DICGC के बारे में काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिला, तो बैंक में पैसा धरने से पहले डरिएगा मत और 2-3 बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर क्या रस्साकशी चल रही है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज हम लोगों ने देखी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, रशिया से रिलेटेड जो न्यूज थी। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं है तो आइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर महीने का आखिरी दिन है, एंजॉय कर लो, इसके बाद में नया महीना स्टार्ट हो रहा है, फिर से जोर से लगना है, क्या गलती की है देख लेना, ठीक है। कौन से प्लेयर हैं जिनका नाम है बेसिकली यहाँ पर नंदू नाटेकर, ठीक है। रिसेंटली अभी डेथ हुई, किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, दलित बंधु किस राज्य की स्कीम है, एनटीपीसी के द्वारा लार्जेस्ट जो सिंगल सोलर पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहां पर हुई, कमेटी कौन सी, इसने बोला 1 लाख से काम नहीं चलेगा, 5 लाख रुपए दो, कौन कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर रोसकॉस्मोस किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है, नोका का मीन साइंस होता है किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किसकी एजेंसी है, रोसकॉस्मोस किसकी है, जाक्स किसकी है, ईएसए किसकी है और सीएसए किसकी है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, बाकी यहाँ पर रिवीजन को कर जरूर जाएगा, रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। रिवीजन में बात की जा रही है 12th एडिशन जो देखने को मिला है यहाँ पर इंडो, किसके साथ में एक्सरसाइज है, इंदिरा, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी सिटी है 24 आवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, कौन से मिनिस्टर जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया 7827170170। तो ये यहाँ पर बेसिकली महिलाओं की हेल्प करने के लिए नंबर 24/7, ठीक है। कौन सा इंजन है जिसको बेसिकली बोला गया कि एथेनॉल के ऊपर काम करेगा, चाइना और कौन सी कंट्री यहाँ पर टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात कर रही है अफगानिस्तान के अंदर में, यूनेस्को के अंदर 40 जो हमारी साइट आई है उसका नाम आप लोगों को बताना है, 40 साइट में से कितनी कल्चर कितनी नेचुरल कितनी मिक्स है ये आप लोगों को बताना है। रामप्पा टेंपल जो है उसको किस नाम से कहां पर है, बेसिकली यहाँ पर 39th जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धोलावीरा जो है वो 1968 में किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, और IVAC ये बेसिकली निमोनिया और डायरा की रिपोर्ट जो तैयार की जाती है इसके द्वारा तैयार की जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। यार ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएंगे या फिर किसी भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन की स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां पर बन सकता है। 12th एडिशन यहां पर इंडो रशिया की एक्सरसाइज का देखने को मिला, तो यहां पर बेसिकली वोल्गोगार्ड ये रशिया के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में, तो अगस्त में भी रिवीजन हो जाएगा। पूरी पहली देश की सिटी बन गई है जहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में याद रखिएगा, उनके द्वारा ये नंबर लॉन्च किया गया जिसका नंबर है 7827170170, ठीक है। तो कोई भी लड़कियों कोई भी दिक्कत हो तो यहां पर कॉल कर सकती हैं। फ्लेक्सी इंजन यानी कि फ्लेक्सिबल इंजन जहां पर आप लोग नॉर्मली जो एथेनॉल भी यूज कर सकते हो 85% तक का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए। यूनेस्को हड़प्पा याद रखिएगा, धोलावीरा, तो यहां पर धोलावीरा जो है 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी बन गई है। इंडिया जो है वो 40 साइट है, 32 कल्चर 7 नेचुरल 1 मिक्स, ठीक है। रामप्पा जो टेंपल है यहाँ पर तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। धोलावीरा के बारे में बात करें तो जगतपति जो जोशी है, JP जोशी आप लोग बोल सकते हैं। इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सीज ये सेंटर के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, जिसके द्वारा निमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ये था भाई साहब आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो जरूर बताइएगा कितना आप लोग पॉइंट देंगे, यहाँ पर 10 में से क्या मार्क्स देंगे। तो 5 नहीं देने, ठीक है मतलब कितने देंगे, मतलब 5 सेकंड लगेगी कहने का मतलब ये था PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड है ना। और हाँ, अगर लगता है तो आप लोगों को 5 देने तो 5 भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन गलती जरूर बताइए गलती कहाँ पर की है कि 5 दे रहे हो, ठीक है। बाकी यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, सारी इकट्ठे मिल जाएगी। और लगता है कि कुछ नया सीखा है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएगा यार, कि चीजें दूसरे लोग भी सीख सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।